चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहले देखेंगे आज न्यूज़ पीआईबी से। पीआईबी में कुछ कुछ न्यूज़ अच्छी आई थी, उनको देख लेते हैं। और ज़्यादातर यदि देखा जाए ना तो ये जो न्यूज़ है पीआईबी की, वो COP26 से रिलेट करती है। जैसे कि पहली जो न्यूज़ है पीआईबी की वो है आइरिस से रिलेटेड। आप सभी लोग जानते हैं कि COP26 में नरेंद्र मोदी के द्वारा आइरिस के बारे में घोषणा की गई थी। इसी को लेकर कुछ कुछ पॉइंट इसमें रखे गए हैं, इसको देख लेते हैं। और ये जो पॉइंट है ये भी नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान कहे गए थे। तो इसमें बताया जाता है कि COP26 में इंडिया ने अपना क्या पक्ष रखा या फिर कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। तो इसमें आइरिस के बारे में घोषणा की गई थी, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेटस का नाम दिया गया है और शॉर्टकट में कहें तो आइरिस है। ठीक है, इसको इसकी लॉन्चिंग की गई COP26 में, जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। इसके लिए क्या है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको शॉर्टकट में CDRI है, ये इसने मिलकर के इसमें काम किया है। मतलब दोनों CDRI ने मिलकर के आइरिस के साथ काम किया है। और इसमें सहायता रही थी ऑस्ट्रेलिया और यूके की। इसके अलावा मॉरिशस, जमैका समेत छोटे द्वीप समूह के लीडरों का नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत किया गया था। इसमें बताया जाता है कि देखो, क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से ना सारे देश प्रभावित हुए हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, गरीब से लेकर के अमीर सब लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए होता है। ठीक है, ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात होती है और ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती रहती है। अब ये जो देश हैं, क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके लिए जीवन सुरक्षा के लिए बल्कि उनके अस्तित्व के लिए भी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि चक्रवात, तूफान, बाढ़ यदि आता है तो इनकी अर्थव्यवस्था भी तहस नहस हो जाती है। इसके अलावा ज़्यादातर ये जो देश हैं छोटे छोटे टूरिज्म पर आधारित रहते हैं, और जब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो इनका टूरिज्म ख़त्म हो जाता है, उनकी कमाई प्रभावित हो जाती है। यहाँ पर बताया जाता है छोटे द्वीप देशों पर मंडरा रहा जो क्लाइमेट चेंज का खतरा है। इसी को देखते हुए भारत ने पैसिफिक आइलैंड और कैरिकॉम देशों के सहयोग के लिए विशेष व्यवस्था बनाया है। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ काम किया है भारत ने। उनके नागरिकों को सोलर तकनीकों में ट्रेन किया गया, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास के लिए निरंतर योगदान दिया गया। इसी के तहत उस दिन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की तरफ से एक नई पहल की घोषणा की गई थी। वो घोषणा क्या थी, जिसका नाम आइरिस दिया गया था। हमारे यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, सिड्स के लिए, मतलब जो कमज़ोर देश हैं उनके लिए एक स्पेशल डेटा विंडो का निर्माण करेगी। ठीक है, डेटा विंडो ऐसा रहेगा कि इन देशों को अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। चक्रवात कब तक आ सकता है, बाढ़ आ सकती है या नहीं आ सकती, कौन से क्षेत्र को प्रभावित करेगी। ठीक है, इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्ट लाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। आइरिस को साकार करने में CDRI और सिड्स दोनों ने मिलकर काम किया है। मतलब CDRI और जो गरीब देश हैं उन्होंने, ये को क्रिएशन और को बेनिफिट का एक एग्जाम्पल है।
इसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ थी, जैसे कि खेल पुरस्कारों को लेकर के नीरज चोपड़ा, पैराशूटर अवनी लेख लखेरा सहित 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रोवाइड करने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा कौन करता है? युवा कार्य और खेल मंत्रालय करता है। 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्यों प्रदान किए जाते हैं? खेलों में जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं ऐसे प्लेयर्स को ये दिए जाते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन में 13 नवंबर को ये पुरस्कार प्रोवाइड किए जाएंगे। खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके लिए 12 प्लेयर को चयन किया गया है। उनके नाम हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। पहलवान रवि कुमार, महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोही और हॉकी खिलाड़ी हैं पीआर श्रीजेश, पैरा निशानेबाज अवनी लखेरा, पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, महिला टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह इसमें शामिल है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बताया जाता है, पिछले 4 वर्षों के दौरान जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। अब यदि हम अर्जुन पुरस्कारों की बात करें तो इस साल 35 खिलाड़ियों को ये दिए जाएंगे। उनके नाम यहाँ बताए जाएंगे। अरविंदर सिंह, सिमरनजीत कौर मुक्केबाज हैं और क्रिकेटर शिखर धवन हैं, कबड्डी खिलाड़ी संदीप नरवाल हैं, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना और पैरा एथलीट हैं पवन कुमार। द्रोणाचार्य पुरस्कारों की यदि आप बात करो तो ये जो कोच लोग रहते हैं ना उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है? पहलवान सज्जन सिंह, मुक्केबाज केसी लेखा सहित 5 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। अब जो कि 4 तारीख को दिवाली थी, इसलिए द हिंदू ने न्यूज़पेपर को प्रिंट नहीं किया है। इसलिए हम क्या काम करेंगे, आज उसकी वेबसाइट में जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरों को पिक कर लेते हैं और उनको देख लेते हैं। देखेंगे कि हमें आखिर कौन कौन सी खबरें आज इसकी वेबसाइट से देखना है। तो पहली जो न्यूज़ है वो है चाइना को लेकर के है। यहाँ पर प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि चाइना के पास जो है ना कम से भी कम 1000 न्यूक्लियर वारहेड्स हो जाएंगे बाई 2030 तक, ऐसा कहना है पेंटागन की रिपोर्ट का। जो न्यूक्लियर वारहेड्स होती हैं ना, ये ऐसे हथियार या फिर मिसाइलें होती हैं जो कि परमाणु अपने में रखती हैं और परमाणु बम जिसका यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। परमाणु हथियारों से लैस रहती हैं। पेंटागन का जो नया एस्टिमेशन है, ठीक है, इसने एक प्रकार से इंक्रीज़ किया है फ्रॉम द प्रोजेक्शन रिपोर्टेड इन लास्ट ईयर्स रिपोर्ट। पिछले साल का जो प्रिडिक्शन है उससे अभी का जो अंदाज़ा वो ज़्यादा है। ठीक है। जो कि विच प्लेस्ड बीजिंग्स टैली अराउंड 400 न्यूक्लियर वारहेड्स विद इन 8 डिकेड्स। बताया जाता है कि देखो चाइना जो है तेज़ी के साथ में न्यूक्लियर आर्सेनाल एंड कुड हैव, इसको क्या कर रहा है, न्यूक्लियर जो आर्सेनाल होता है उसकी वृद्धि कर रहा है। और बताया जाता है कि कुड हैव अप टू 700 डिलीवरेबल वारहेड्स बाई 2027, और इसके पास आगे चल के ना 2027 तक 700 इस प्रकार के वारहेड्स हो जाएंगे और 2030 तक 1000 इस प्रकार के हथियार चाइना के पास होने वाले हैं। क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये यूएस से टक्कर लेना चाहती है, यूएस को पीछे छोड़ना चाहती है और ग्लोबल पावर बनना चाहती है बाय द मिडल ऑफ द 21st सेंचुरी, ऐसा पेंटागन ने वार्निंग दी है न्यू रिपोर्ट में। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है और एक्सपांड कर रहा है नंबर ऑफ इट्स लैंड, सी एंड एयर बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म को।
ठीक है, ये जो न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ये कौन किस किस पर आधारित है? लैंड, सी एंड एयर बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म को। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू सपोर्ट दिस मेजर एक्सपांसन ऑफ इट्स न्यूक्लियर फोर्सेस। उसकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो उसको एक्सपांसन करना चाहता है, इसके लिए उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इनको वो बढ़ाने का काम कर रहा है, ऐसा कहना है 4 नवंबर इन ए कांग्रेसनली मैंडेटेड रिपोर्ट का। इसके अलावा पेंटागन का जो न्यू एस्टिमेशन है ना वो एक प्रकार से ड्रामेटिक इंक्रीज को दिखाता है फ्रॉम द प्रोजेक्शन रिपोर्टेड इन लास्ट ईयर्स रिपोर्ट। पहले कहा गया था कि 400 थी, ठीक है, अब जो है कहा जा रहा है कि 2027 तक जो है ना कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी। इसके अलावा चाइना जो है सपोर्ट कर रहा है इस एक्सपांसन को काय के लिए? इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सेपरेट प्लूटोनियम बाय कंस्ट्रक्टिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज इट सेड। इसका ऐसा कहना है कि ये ना कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है ताकि प्लूटोनियम को प्रोड्यूस कर सकते और सेपरेट कर सके, ठीक है। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड सेपरेट प्लूटोनियम बाय कंस्ट्रक्टिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये कैसे करके कर रहा है वो? फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर के माध्यम से एंड रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। तो ये जो प्लूटोनियम होता है ना ये परमाणु बम बनाने के काम में आता है, उसी के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। इसके अलावा रिपोर्ट also raises concern over Beijing's increasingly aggressive behavior towards Taiwan, India, and continue assertive action against countries like Indonesia, Malaysia, Philippines और वियतनाम। चाइना के जो संबंध है ना वो तेज़ी के साथ में ख़राब हो रहे हैं ताइवान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ में। चाइना का जो मॉडर्नाइजेशन की हम बात कर रहे हैं और एक्सपांसन की बात कर रहे हैं ना ये इसका एक पार्ट है, ठीक। एक्सपांसन ऑफ इट्स न्यूक्लियर फोर्स इज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर एफोर्ट, ठीक है, जिसका एम है मैचिंग एंड इन सम केसेस सरपासिंग यूएस मिलिट्री बाई 2049। या तो हम उसके बराबर हो जाएंगे या तो उसको भी जो है सरपास कर देंगे 2049 तक का, चाइना ऐसा सोचता है एज द डोमिनेंट पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा अमेरिका की बात करी जाती है, यूएस के पास करेंटली जो है 3750 न्यूक्लियर वार हेड्स हैं इन इट्स स्टॉक पाइल, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक पाइल वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है उसका जो भंडारण है ना उसके बारे में। CNN रिपोर्टेड क्योटिंग द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट 3750 हैं और चाइना जो है अपनी वारहेड को बढ़ा रहा, परमाणु वारहेड हथियारों को। इसके अलावा बताया जाता है मिस्टर वांग क्योटिंग स्टैटिक्स ऑफ रिलेवेंट इंटरनेशनल थिंक टैंक, इसने क्लेम किया है दैट बाय द बिगिनिंग ऑफ 2021 द यूएस which has the world's largest and most advanced nuclear arsenal actually owned 5500 nuclear warheads। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है बुकर प्राइज़ को लेकर के साउथ अफ्रीकन डेमोन गलगट विंस बुकर प्राइज फॉर द प्रोमिस। इनका एक उपन्यास है द प्रोमिस, इसके लिए इनको बुकर प्राइज प्रोवाइड किया गया है। ही इज़ द थर्ड साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट टू विन द बुकर प्राइज। तो ये ऐसे साउथ अफ्रीकन राइटर बन गए हैं जो कि तीसरे नंबर के हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीकन राइटर डेमोन गैलगट won the prestigious Booker Prize
फॉर फिक्सन ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो फिक्सन के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, मतलब उपन्यास के लिए ये पुरस्कार इन्होंने जीता है ऑन वेडनेसडे विथ द प्रॉमिस ए नोवेल अबाउट वन वाइट फैमिलीज रेकनिंग विथ साउथ अफ्रीकास रेजिस्ट हिस्ट्री। तो ये जो है ना, क्या क्या इसमें लिखा गया है उसके बारे में यहाँ पर बताई गई है छोटी सी बात। ठीक है, एक श्वेत फैमिली है, श्वेत फैमिलीज की गणना है विथ साउथ अफ्रीका रेसिस्ट हिस्ट्री के साथ में। रेसिस्ट मतलब जो जाति भेदभाव जो होता है ना, जो गुलाम बनाए जाते हैं, उससे रिलेटेड ये चीज़ है। इसके अलावा ना इनकी कई सारी पुस्तकें हैं जो कि पहले भी नॉमिनेट की गई थी लेकिन फाइनल में नहीं आ पाए थे। मिस्टर गलगट टूक द प्राइज ऑन हिज थर्ड टाइम एज ए finalist for a book the judges called Tour de Force. He was previously sorted for the Good Doctor 2003 में और इन ए स्ट्रेंज रूम इन 2010 में, बट लॉस्ट बोथ टाइम। और ये जो तीसरे नंबर के साउथ अफ्रीका के राइटर बन गए हैं जिनको बुकर प्राइज मिला है, किसके किसके बाद, नेडीन गोल्डमिरर 1974 में, जे.एम. कोटजी हु वॉन ट्वाइस इन 1983 और 1999। सबसे पहले 1974 में नेडाइन गोल्डमेयर को मिला है और उसके बाद 1983 में भी कोटजी को और 1999 में भी कोटजी को मिला था। जियोग्राफी वाले हिस्से से यदि हम देखें तो आज हम लेक रूडोल्फ के बारे में देखेंगे जो कि पड़ती है केन्या में। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, पीले कलर से केन्या को दर्शाया गया है और केन्या में ही पड़ती है रूडोल्फ लेक। इसका एक और नाम है टुर्काना करके एक नाम, जो कि इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको यदि आप देखोगे ना तो कहाँ कहाँ पर ये प्रभावित होती है, तो ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो केन्या में है और कुछ हिस्सा इथोपिया में देखने को हमको मिलता है। कुछ कुछ फैक्ट इसके बारे में बताए जाते हैं। लेक रूडोल्फ, जिसको लेक तुर्काना के नाम से भी जाना जाता है, चौथे नंबर की लार्जेस्ट ईस्टर्न अफ्रीकन झील है। इट लाइज मेनली इन द नॉर्दर्न केन्या विथ इट्स नॉर्दर्न एंड स्ट्रेचिंग इनटू इथोपिया। हमने देखे थे केन्या में ये नॉर्थ की तरफ पड़ती है और ये इथोपिया की तरफ नॉर्थ में ही स्ट्रेच हो गई है। और कहाँ कहाँ पर है ये इसका भाग, केन्या में सबसे ज़्यादा हिस्सा है और इथियोपिया में थोड़ा सा हिस्सा है। द लेक लाइज इन द ईस्टर्न आर्म ऑफ द ईस्टर्न अफ्रीकास रिफ्ट वैली। ये कवर करती एरिया को 2473 स्क्वायर माइल्स। ठीक है, यदि देखें तो 6400 वर्ग किलोमीटर और हाइट है इसकी 375 मीटर एबव सी लेवल। टुगेदर विद द लेक बारिंगो मतलब साउथ में, लेक रूडोल्फ वंस formed a larger body of water drained by the सोबात रिवर into the नील रिवर। ये जो अपना पानी है कहाँ पर छोड़ती है, लेक रूडोल्फ वंस फॉर्म ए लार्जर बॉडी वाटर ड्रेन्ड बाई सोबात रिवर के माध्यम से इनटू नील रिवर। नील रिवर में अपने पानी को ये छोड़ती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि केन्या में इसको लेक तुर्काना के नाम से जाना जाता है। काउंट सैमुअल टेलिकी एंड लिeutenant लडविग वॉन होनहेल विजिटेड द लेक इन 1888 और इसके बाद नेम्ड इट आफ्टर द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया। नाम कैसे पड़ा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक और एक अच्छी न्यूज़ आई है, ये 3 तारीख की न्यूज़ है, 3 नवंबर की। ठीक है, 2 जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट हैं फ्रॉम असम विन ग्लोबल अवार्ड। तो 2 असम के रिसाइकलिंग करने वाले प्रोजेक्ट हैं जिनको ग्लोबल अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। द वेस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट वॉन 10,000
तो 10,000 यूरो को यदि आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे ना तो कितना हो जाता है, 8,60,040 इंडियन रुपी हो जाता है। तो इतना पैसा का अवार्ड इनको प्रोवाइड किया गया है। एंड 6 मंथ ऑफ मॉनिटरिंग। 2 वेस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट हैं असम have won the international award for taking their businesses to higher greener level. Sri Guru Plastic and Inside Out, two enterprise based in the Guwahati won the 10,000 euro. इसके अलावा 6 month of business monitoring to help make their ideas a reality. They were among the 100 entries from across the world for a Zero Waste City Challenge organized by the West Aid, a UK based इंटरनेशनल NGO है, बिटवीन अप्रैल से लेकर के जुलाई। श्री गुरु प्लास्टिक जो कि फंडेड प्रोवाइड किया जाता है बाय दिलीप दास, ठीक है, हैज़ बीन रिसाइकलिंग पोस्ट consumer low value plastic in Guwahati for a decade now. Inside Out, formed by the Rupankar Bhattacharya and Aniket Das, has ventured into making paper out of water hiking। यहाँ पर जो एक वर्ड आया है हाइंचीत, इसका मीनिंग हम देख लेते हैं क्या होता है। एक प्रकार से ये प्लांट ही होता है, बल्बस प्लांट होता है ऑफ द लिली फैमिली का, विथ स्ट्रैप लाइक लीव्स होती इसकी, एंड ए कॉम्पैक्ट स्पाइक ऑफ द बेल शेप फ्रेग्रेंट फ्लावर होता है। और इनके यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि जो है हम क्या कर रहे हैं, लो वैल्यू कंटेमिनेटेड प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं टू प्रोड्यूस द थिन फिल्म, जिसका यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। जो हमारी फैसिलिटी है ना, ये प्रोसेस करती है 11 टन ऑफ प्लास्टिक को 1 महीने में। और सीड फंडिंग फ्रॉम वेस्ट एड, वी होप टू इंक्रीज द कैपेसिटी। अब यदि हमें वेस्ट एड की तरफ से सीड फंडिंग प्रोवाइड की जाती है तो इससे हम और भी ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं 11 टन प्रति मंथ में। अभी जो उनकी फर्म है ना, वो करेंटली यहाँ पर 13 वुमेन वर्कर काम करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अलावा 7 रैक पिकर्स फॉर कलेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपांसन एक्सपेक्ट किया जाता है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 15 मोर वीमेन को। एक न्यूज़ और आई है पीटीआई से, वर्ल्ड फूड प्राइस हिट ए 10 ईयर्स हाई, वीट हार्वेस्ट ए फैक्टर, यूनाइटेड नेशंस का ऐसा कहना है। ठीक है, यदि हम पूरे विश्व में फूड के प्राइसेस को देखें ना तो इसने हिट किया है ए हाई 10 ईयर्स हाई। फूड प्राइसेस की कीमत बढ़ने को लेकर ये आर्टिकल छपा है। द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ इट्स बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज रोज बाय 3% इन अक्टूबर। वर्ल्ड फूड प्राइसेस आर द हाईएस्ट सिंस जुलाई 2011, रिफ्लेक्टिंग इन पार्ट रिड्यूस वीट हार्वेस्ट बाय मेजर एक्सपोर्टर्स एंड हायर पाम ऑयल प्राइसेस, द यूनाइटेड नेशंस फूड एजेंसी का ऐसा कहना। तो इसमें क्या देखने को मिला है, जो वीट की जो हार्वेस्टिंग है ना वो रिड्यूस हुई है। इसके अलावा रिड्यूस वीट हार्वेस्ट बाय मेजर एक्सपोर्टर एंड हायर पाम ऑयल प्राइसेस देखने को मिले हैं, यूनाइटेड नेशंस फूड एजेंसी ने ऐसा कहा। ये जो एजेंसी है रोम बेस्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसने कहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ इट्स बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज रोज बाय 3% इन अक्टूबर फॉर ए थर्ड स्ट्रेट मंथ ऑफ इंक्रीज। इसके अलावा बात बताई जाती है रिड्यूस्ड हार्वेस्ट बाय बिग एक्सपोर्टर जैसे कि कनाडा, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, इसने हेल्प किया है ड्राइविंग अप वीट प्राइसेस को बाय 5%, जबकि वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स वृद्धि देखने को मिली 9.6% इन अक्टूबर की।
हिटिंग एन ऑल टाइम हाई। माइग्रेंट वर्कर शॉर्टेज इन मलेशिया वर ए फैक्टर इन दैट इंक्रीज, ऐसा FAO का कहना है।